Hello students, in this video of macroeconomics, we will discuss about gross investment, net investment and depreciation, net indirect taxes and factor income from abroad. First, we will discuss about factor income and transfer income. What is factor income? Factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. हाउसहोल्ड्स जो भी फैक्टर सर्विसेज एक फर्म को, बिजनेस यूनिट को या फैक्ट्री को प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। और जब फर्म, बिजनेस यूनिट या फिर फैक्ट्री रिटर्न में वेजेस देती है या रेंट देती है या इंटरेस्ट या प्रॉफिट देती है रिटर्न में फैक्टर सर्विसेज के लिए, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड्स जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लैंड, तो उसके रिटर्न में रेंट मिलेगा हमें फैक्टर इनकम। हम लेबर दे रहे हैं, हम एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो हमें रिटर्न में एज ए फैक्टर इनकम वेजेस मिलेंगे। अगर हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो हमें रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा। और हमने एंटरप्राइज मतलब हमारा टैलेंट को लगाया है उस फैक्ट्री के अंदर, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। Factors of production are the primary inputs which are needed to produce goods and services. They are broadly categorized under four heads: land, labor, capital and entrepreneur. Okay, तो फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और फैक्टर इनकम क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? वन साइडेड इनकम होती है। Transfer income refers to income received without rendering any productive service in return. वन साइडेड इनकम मतलब हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में रेंडर नहीं करी है, हमें वन साइडेड पेमेंट हुआ है, यूनिलैटरल, एक ही तरफ से पेमेंट हुआ है। और ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम से कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है। अब जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में भी रिसीव हो सकती है या फिर फॉरेन कंट्रीज से भी हमें ट्रांसफ़र इनकम रिसीव हो सकती है। ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स क्या होते हैं? स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है वो वन साइडेड होती है, गवर्नमेंट फ्री में देती है। ओल्ड एज पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, पॉकेट मनी जो हमें पेरेंट्स से रिसीव होता है वो वन साइडेड होता है। उसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं करी है। ओके, तो ये क्या होगी? ट्रांसफ़र इनकम। जो गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करती है वो भी क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम, एज दे आर रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, क्योंकि वो रिसीव होते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट पे करती है वो भी क्या होते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, क्योंकि ये भी बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, नाउ करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र क्या होते हैं? करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, वेयरएज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। जो भी करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो हम इनकम से करते हैं हमारी, और कैपिटल ट्रांसफ़र हम अपनी पूंजी से करते हैं, अपनी वेल्थ से करते हैं। जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं नेचर में, जैसे, है ना, और कैपिटल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, हम कभी कभी करते हैं, और करंट ट्रांसफर्स हम रेगुलरली करते हैं। करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। जो भी हम करंट ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हमारे खुद के कंजम्पशन पर्पस के लिए करते हैं। और जो कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं हम, वो किसके लिए होते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होते हैं। करंट ट्रांसफ़र के एग्जाम्पल क्या है जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब क्या है? करंट ट्रांसफर्स हैं। और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉर डैमेजेस जो कभी कभी होते हैं, ये कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। मीनिंग: इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो इनकम जो हमें रिसीव हुई है क्या रेंडर करने पे? फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने पे। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और उसके रिटर्न में हमें जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम: इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब वो इनकम जो हमें रिसीव होती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। नेचर क्या है?
फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड कर रहे हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। ट्रांसफ़र इनकम को ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। जो फैक्टर इनकम है वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और जो ट्रांसफ़र इनकम है वो एक रिसिट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। जब भी हमारे कैपिटल स्टॉक में, किसी भी इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी पूंजी में जब बढ़त होती है, या हमारी जो असेट्स है, ये जो कैपिटल है, उसमें जब एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। जब भी हमारी इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स में एडिशन हो रहा है तो वो भी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट दो फॉर्म्स होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, जो हमारी पूंजी है, उसमें हम एडिशन कर रहे हैं बिना उसकी वैल्यू को कम किए। ओके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जो भी हमारे पास पूंजी है, जो भी एसेट है, उसकी वैल्यू कम होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन को अभी हम उसका अलाउंस नहीं कर रहे हैं, हम केवल एडिशन कर रहे हैं हमारे कैपिटल या स्टॉक ऑफ कैपिटल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। कैपिटल स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट आता है, और अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो नहीं बिका हुआ सामान है वो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो खर्चा हम कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस जो भी हमारा स्टॉक में बिका हुआ सामान नहीं बिका हुआ सामान, अनसोल्ड स्टॉक, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक ही अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। Gross investment does not indicate the actual change in economy's stock of productive assets for a given year. During the production process, some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital is known as depreciation. जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें हम जो फिक्स्ड कैपिटल का कुछ ना कुछ पोर्शन है वो यूज़ करते हैं। तो जो फिक्स कैपिटल का कुछ पोर्शन हम यूज़ करते हैं उसे हम लॉस मानते हैं, लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल मानते हैं, और उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। ओके, हमने कोई भी कैपिटल लगाया, कोई भी हमने एसेट खरीदी, सपोज मशीनरी ही खरीदी, तो उसे हम साल भर यूज़ करेंगे। जब हमने उसे साल भर यूज़ करा, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी, उसकी कुछ ना कुछ हमने उसे यूज़ करा है तो हम उसे एज ए लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल शो करेंगे। तो जो हमने यूसेज करा है उसे लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन की तरह यूज़ करते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, The actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as net investment. मतलब एक्चुअली कितना एडिशन हुआ है हमारे कैपिटल स्टॉक में किसी भी गिवन पीरियड में, उसे नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का अलाउंस करते हैं, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं। मतलब हमारे कैपिटल स्टॉक में कितना चीज़ें हमने यूज़ कर ली उसे हम माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट हमने यूज़ कर लिया उसे हम माइनस कर देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम थोड़ा डिटेल में डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझेंगे। डेप्रिसिएशन को हम एक और वर्ड से बोलते हैं, किस वर्ड से बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो वो लोग डेप्रिसिएशन वर्ड की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड भी यूज़ करते हैं।
ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है एक्चुअली में? ये फॉल होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो गिर रही है, फॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर, थोड़े समय में चीज़ें अपने आप खराब होती थोड़ी बहुत, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी, और पैसेज ऑफ टाइम यानी समय के साथ चीज़ें पुरानी होती है, टेक्नोलॉजी भी समय के साथ पुरानी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ओके, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या होता है, उसे डिफ्रेंशिएट हम किस बेसिस पे करते हैं? डेप्रिसिएशन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू क्या है और नेट वैल्यू क्या है। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एज नेट एक्सक्लूड्स इट। जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्लूडेड होता है, लेकिन नेट में हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ओके, तो ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ओके, अब डेप्रिसिएशन के और बहुत नाम हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं। ओके, क्या क्या बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन को? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन को? थोड़ा बहुत हम उसको देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सभी को पता है। इट रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स विच इज कंज्यूम्ड और यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो वैल्यू फिक्स एसेट की या कैपिटल की जिसे हमने यूज कर लिया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेप्रिसिएशन के कारण फिक्स एसेट्स को हमें चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स रिक्वायर फंड्स, मतलब रिप्लेसमेंट करने के लिए, मतलब फिक्स एसेट को चेंज करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन के कारण हमें फिक्स एसेट को रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। मतलब अगर मैंने एक फर्नीचर खरीदा और वो 1-2 साल में ख़राब हो गया तो मुझे दूसरा फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। कोई मशीन मैंने खरीदी, मैंने उसे 5 साल यूज़ कर लिया, अब उसकी सारे जो पार्ट्स है वो ख़राब होने लग गए, तो मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और नई मशीन खरीदने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए फिक्स एसेट को हमें क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब वो फंड हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन बनाना मतलब कुछ पैसा अलग से निकाल देना एनुअल बेसिस पे। प्रोविजन फॉर फंड्स इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। हम अलग से कुछ ना कुछ पैसा निकाल के रखते हैं एनुअल बेसिस पे। ठीक है, तो इसका कुछ एक एग्जाम्पल है जो मैं इलस्ट्रेट करती हूँ। अगर कोई हमने मशीन परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ में, और वो कितने समय तक चलेगी? 10 साल तक वो चल सकती है वो मशीन। तो मैं हर साल कितना प्रोविजन बनाऊंगी फंड का? क्योंकि 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ये मशीन 10 लाख रुपए की और ये 10 साल तक चलेगी। अब 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपए चाहिए नई मशीन खरीदने के लिए, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा एनुअली हर साल अलग निकालूंगी, प्रोविजन बनाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? 10 लाख से डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगी, तो कितना है? 1 लाख। तो हर साल में 1 लाख रुपए अलग से निकालती जाऊंगी, जिससे 10 साल के एंड में मेरे पास कितना आ जाए? 10 लाख रुपए आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम प्रोविजन कैसे बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए? अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो 3 रीजन से होता है। नॉर्मल, वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी फिक्स एसेट को कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है या उसकी वैल्यू है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस।
ठीक है, अगर हमने उसको बिजनेस में नहीं यूज करा है, तब भी अगर कोई मशीन को हमने खरीद कर एक कोने में रख दिया है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। फर्नीचर हमने ला कर रख दिया, उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे रेन, विंड्स, वेदर, इन सब चीजों के कारण भी क्या होता है, असेट की वैल्यू में कमी आती है। आपको पता है लोहा, आयरन की कोई भी चीज अगर आप लाकर रख देंगे और उसे यूज ना करें, फिर भी अगर रेनी सीजन आएगा, विंड और वेदर कंडीशंस के कारण उसमें क्या लग जाती है, कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब असेट की वैल्यू कब डिक्रीज होती है, जब टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब चेंज आ रहा है मेरे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। मेरे पास जो फर्नीचर है उसको 2-3 साल हो गए हैं, अब वो थोड़ा पुराना हो गया है, अब मुझे उसको देख के वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो आज के समय का नया टाइप का फर्नीचर है, जो नई टेक्नोलॉजी को यूज करके फर्नीचर बनाया गया है। तो ऑब्सोलेसेंस ऑफ टाइम के कारण मेरे जो माइंड में जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेरी इच्छा होगी मैं नया टाइप का फर्नीचर लगाऊं। ठीक है, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होता है, हमें चेंज करने की इच्छा होती है फिक्स एसेट को। तो डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स क्यों होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण। ऑब्सोलेसेंस मतलब समय के साथ चीजें अपने आप पुरानी हो जाती है, 2 या 3 साल में हमें वो चीज पुरानी लगने लग जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, जिससे हमें अब चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये होता है डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस क्या होता है, इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। मतलब फिक्स एसेट का लॉस हो रहा है ऐसी परिस्थिति के कारण जिसे हमने सोचा भी नहीं होगा, हम देख ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते जिनके बारे में, जो एकदम से हो गया है, एकदम से जो नुकसान हो जाता है हमारा। ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल लॉस। एकदम से नुकसान कैसे होता है, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो मेरा सारा फिक्स एसेट मशीनरी खराब हो जाएगा। ठीक है, सपोज मेरे गोडाउन में पानी भर गया, अब जो भी गोडाउन में मेरी मशीनरी रखी होगी उसमें पानी भर जाएगा। पानी भरने के कारण क्या होगा, उसमें सपोज उसके कोई पार्ट्स खराब हो गए परमानेंटली, उस मशीन के पानी लगने के कारण वो मशीन टोटली डैमेज हो गई, तो वो क्या हो गया, कैपिटल लॉस। थेफ्ट होगी, चोरी होगी, हमें थोड़ी पता चोरी होने वाली है, मेरी मशीन की चोरी हो गई, मेरी मशीन की, तो मेरे को क्या हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस, जो किस कारण होता है, अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, मतलब ऐसी परिस्थितियां जो हमें पता ही नहीं है होने वाली है, उसके कारण मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, खत्म हो गई पूरी तरीके से, उसे हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स एज इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं, मतलब अलग से पैसा निकाल के रखते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। प्रोविजन बनाना मतलब अलग से पैसा निकाल के रखना किसी लॉस के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन मतलब अलग से पैसा निकाल के रखना किसी लॉस के लिए जो फ्यूचर में हो सकता है। हमें पता है हर एसेट डेप्रिशिएट होती है, इसलिए हम हर साल कुछ ना कुछ पैसा अलग से निकाल के रखते हैं कि जब उस एसेट की लाइफ टाइम पूरी होगी तो हम नई परचेज कर लेंगे, मतलब उसे रिप्लेस कर लेंगे। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स एज इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। हम प्रोविजन बना के रखते हैं डेप्रिसिएशन का, क्योंकि हमें पता है डेप्रिशिएट होती है कोई ना कोई भी असेट। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल लॉस। नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस एज इट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस। हम कोई प्रोविजन नहीं बना के रखते हैं कैपिटल लॉस के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये लॉस होने वाला है, हमें पता ही नहीं है बाढ़ आने वाली है, हमें पता ही नहीं है कब चोरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कैपिटल लॉस, मेरी मशीन टोटली खराब हो गई। ठीक है, मेरी मशीन का कोई पार्ट टोटली खराब हो गया, चोरी होने से मशीन ही नहीं रही, एक्सीडेंट होने से मशीन पूरी खराब हो गई, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होती है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस ढंग से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन
इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? जीएसटी, जीएसटी माइनस सब्सिडीज, तो क्या आएगा हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? ओके, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? Those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services। वो taxes जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है किस पे? ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार जो टैक्स किस पे लगाती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, बनाने पर और बेचने पर, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसका एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या होता है? प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स, मतलब अगर मैंने स्पीकर्स प्रोड्यूस करे हैं और उसका कॉस्ट कितना है? 500, और गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा रखा है 10% ऑन द प्राइस ऑफ स्पीकर्स, स्पीकर्स की प्राइस पे 10% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है, तो मुझे 500 का 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना है, तो 500 का 10% होता है 50 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 550 रुपीज़, इनडायरेक्ट टैक्स के कारण। तो इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या होता है? जो गुड्स की प्राइस होती है वो इंक्रीज होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ? 50 रुपीज़ हुआ, किस पे? स्पीकर्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है? सब्सिडीज। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक असिस्टेंस। सब्सिडी का मतलब इकोनॉमिकली हेल्प करना, असिस्टेंस करना मतलब हेल्प करना, जो गवर्नमेंट देती है किसे? फर्म्स को एंड हाउस होल्ड्स को, विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। मोटिव क्या है? जनरल वेलफेयर, ठीक है, सभी का वेलफेयर हो, इस मोटिव से गवर्नमेंट जो भी हेल्प दे रही है, जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, किसे? फर्म्स को या हाउस होल्ड्स को। फर्म्स मतलब बिजनेस यूनिट्स को, हाउस होल्ड्स को, और उनका मोटिव क्या है? सभी का वेलफेयर, उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडी। आप सभी को पता है एलपीजी सिलेंडर हम कैसे बेचते हैं? सब्सिडाइज रेट पे बेचते हैं। गवर्नमेंट एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, ठीक है, जो भी आप अमाउंट पे करेंगे बाद में आपके अकाउंट पे कुछ ना कुछ सब्सिडी का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है, ये गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प दी जा रही है फर्म्स को या फिर हाउस होल्ड्स को। अब सब्सिडी क्यों देते हैं हम? प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, ठीक है, एनकरेज करने के लिए फर्म्स को, जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो बैकवर्ड एरियाज में। सब्सिडीज क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के अपोजिट होते हैं, और ये क्या करते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी को रिड्यूस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहे थे? मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे थे, और सब्सिडी क्या करती है? मार्केट प्राइस को रिड्यूस करती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ₹10 की, किस पे? ऑन द प्राइस ऑफ स्पीकर्स पे, ठीक है, तो हमारे जो 550 रुपीज़ की जो कॉस्ट आई थी उसमें से 10 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, तो 540 का पड़ेगा वो प्रोडक्ट हमको, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दी है। तो सब्सिडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोलते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, now I hope that through this video you have understood about factor income, gross investment, net investment, depreciation, net indirect tax, subsidies, indirect taxes. We will discuss about net factor income from abroad in the next video. Thank you.